हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके जो अभी 2 बजे पेपर होने वाला है उसके लिए शानदार क्वेश्चन पेपर जिसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट निकाल कर भी देख लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके मैथ्स का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। दूसरा है, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल कौन सा था? तो लॉर्ड डलहौजी। एकदम करेक्ट आंसर है, इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है। फिर पूछा है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। और हमसे पूछे कि अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो औरंगजेब था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। आप जानते हैं कि अपने राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 चुनकर आते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना कि सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1823 में। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कब? 30 मार्च को। ऑप्शन अपना ए करेक्ट होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं अपने जालोर के अंदर। अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन कौन सा है? तो ये वायु परिवहन है, सबसे तेज है और महंगा भी है। स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किससे है? तो स्वच्छ भारत बोला है तो ये अपने हैं स्वास्थ्य से संबंध बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो कटारगढ़ किसमें? कुंभलगढ़ में है। ठीक है ना, ध्यान रखना किसमें? कुंभलगढ़। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में डैश रियासतें थी? तो एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ध्यान रखना 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। अगला है, राजस्थान में 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर बताइए। तो ये जनसंख्या वृद्धि दर थी 28.33%। ठीक है। और ये पूछे कि वृद्धि दर का अंतर क्या था? तो 2.3%। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, जयसमंद झील जिले में स्थित है। जयसमंद झील कहाँ पे है, कौन से में? तो उदयपुर में। किस में है? उदयपुर जिले में है अपने जयसमंद झील, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नोटा यानी इससे क्या अभिप्राय है? तो नोटा का मतलब होता है कि किसी को वोट नहीं देना। नगर परिषद के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। ठीक है ना। अगला देखिएगा अपने, हाँ ना यानी सत्य असत्य वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बूध आंदोलन के जनक विनोबा भावे थे। यस, बात सही है। यस पे टिक लगाएंगे आप, नहीं तो सामने लिख देंगे यस, हाँ सत्य। ठीक है ना, सही। ऐसे आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी होता है। बिल्कुल सही बात है, पहली भी बात सही, दूसरी भी सही। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। अगला है अपने। नेक्स्ट है अपने कि जून 1859 में तात्या टोपे को मार दिया गया। ये गलत है, क्योंकि इनका वो जो मृत्यु की दिनांक है वो 18 जुलाई नहीं है, जून नहीं है, अप्रैल है। कितना है? अप्रैल। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ईयर सेम है 59। ठीक है, 1859। तो ये एक बात अपनी असत्य, झूठ है। बनी ठनी चित्र शैली अलवर की नहीं है, ये है किशनगढ़ की। किसकी है? किशनगढ़ की ये चित्र शैली है, ध्यान रखना। और निहाल चंद ने ये बनाई थी। अगला देखते हैं अपने, राजस्थान में वस्त्र नगरी किसको और क्यों कहते हैं? तो ये वस्त्र नगरी हम टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वस्त्र निर्माण में कार्यरत इकाइयाँ हैं। ऐतिहासिक महत्व के बहुत सारी लोकप्रिय जगह हैं उनके कारण। फिर आपसे पूछा है कि 1857 के प्रमुख 4 नायकों के नाम आपको बताना है जो मुख्य लीड रोल में थे। तो आप जानते हैं मंगल पांडे, कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, ये सब थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि घुमंतु या झूम खेती किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, तो एक आदिम प्रकार की कृषि जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर जला दिया जाता है, फिर साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों या लकड़ी के हलों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। ये पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होते हैं। उत्पादन बहुत
कम हो जाते हैं धीरे धीरे इसमें, ठीक है ना। तो ये अपने धूमकेतु हो गई। अगला है रोलेट एक्ट क्या था? तो ये एक काला कानून था। यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार प्राप्त हो गया इसके अनुसार कि वो किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ये रोलेट एक्ट था आपने। फिर पूछा है मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए। तो मारवाड़ के मंदिर में देलवाड़ा के जैन मंदिर, आबू पर्वत सिरोही में है, ये रणकपुर के जैन मंदिर, ये पाली में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, ओशिया के मंदिर है जो जोधपुर में है, ठीक है, और जैसलमेर के जैन मंदिर ये आते हैं इसके अंदर। फिर है 1857 की असफलता का कारण बताओ परिमाणु। ध्यान रखिए असफलता का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या कारण है अपने? क्रांति देशव्यापी प्रचार नहीं होना। पहले ये देश पूरे में नहीं फैल पाई, ठीक है ना, पूरे कम समय में ये पूरे देश में फैल नहीं पाई जिसके कारण ये असफल रही। प्रभावी नेतृत्व का ना होना, क्योंकि इसमें बहादुर शाह जफर जो नेतृत्व कर रहे थे उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। सैनिकों की संख्या में अंतर होना, सैनिक बहुत कम थे। संसाधनों का अभाव था, आपसी फूट है और बहादुर शाह के प्रति द्वेष भी था आपस में मन में, ठीक है ना। और क्रांति के परिणाम क्या हुए, इससे क्या रिजल्ट निकला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। 1861 में पारित एक अधिनियम पारित हुआ, आर्थिक शोषण कम हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, ये सारे काम हुए। अगला हमसे पूछा है कि ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखिए, मतलब कमेंट करना ब्रह्म समाज पे। तो हम जानते हैं ब्रह्म समाज भारत के एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे बंगाल में पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय ने इसे शुरू किया था, ठीक है। समाज सुधारक रहे। 1828 में ब्रह्म समाज के और राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला कृषि किसे कहते हैं, इसके प्रमुख 4 प्रकार बताने। तो देखिए कृषि बहुत ही प्रचलित व्यवसाय है, मानव सभ्यता के विकास में स्थायी कृषि का महत्वपूर्ण चरण है। ये भूमि मिट्टी को जोतने और बीज बोकर उत्पन्न किए जाते हैं और पशु को पालने में ये कार्य कृषि कहलाता है, ठीक है। इसके 4 प्रकार क्या हो सकते हैं? तो 4 प्रकार देखिए यहाँ पे खूब सारे, कोई 4 आपको याद रखने। सिंचित हो गया, मिश्रित हो गया, एकल या बहु कृषि फसल हो गया, विविध कृषि हो गया, विशेष कृषि, उप उत्पाद कृषि, स्थानांतरित बागवानी, व्यापारिक कृषि, ये सारे कृषि के प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करिए और न्यायपालिका की भूमिका। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जो जो हाल ही में प्रयोग किए जाने वाले हैं, जिनका उपयोग और तकनीक दोनों ही जिसमें इसमें नहीं होते हैं, ये पृथ्वी पे असीमित मात्रा में होते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला असीमित मात्रा में है, लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम परंपरागत स्रोत है, जबकि सूर्य गैर परंपरागत में क्या आएगा? सूर्य, पवन चक्की, ये सारे बायोगैस वगैरह ये सारे गैर परंपरागत में आते हैं। अगला न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का अर्थ होता है स्वतंत्र, जो दोनों अंग विधायिका और कार्यपालिका दोनों इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इसके कार्य क्या है? न्याय करना पहला कार्य है, कानून की व्याख्या करना ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। संविधान के बताने प्रमुख लक्षण क्या है? तो संविधान में लिखित विशाल है अपना संविधान और शासनीय प्रणाली है और जिसमें विनयशील अपना संविधान है। और मृदा से आप क्या समझते हैं? और मृदा के निम्नीकरण को रोकने के उपाय बताइए। तो यहाँ पे देखिए और अपना संविधान मतलब अपने विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। फिर है कि मृदा क्या है? तो यहाँ पे मृदा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, उसे मृदा कहते हैं, ठीक है ना। और मृदा शैल इन चट्टानों से धीरे धीरे उनके टुकड़े होकर ये मृदा बनती है, ठीक है। अब मृदा के संरक्षण की जो विधियां ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसमें सीढ़ीदार खेती आती है, सोपानी खेती, समोच्च रेखी खेती, कृषि में पट्टीदार विधि से बांध बनाना, नियोजित चराई, बाढ़ नियंत्रण, ये इसको बचाने के तरीके। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछी मत। और फिर प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, उसके बारे में ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मैप जो पूछे जाएगा आपके लिए अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना, जिसमें बोला जाता है कि इतने लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन इतने राउंड चले, इतने लोगों की मृत्यु नहीं, लोगों की बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई थी। जनरल डायर ने ये काम किया था, उधम सिंह ने जाकर उसको मारकर हत्याकांड का बदला लिया था, ठीक है। फिर इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के बारे में यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में मानव की आवश्यकता के रूप में पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं उदाहरण हम बात कर चुके हैं। उदाहरण तो 100% पूछेंगे कि गैर नवीकरणीय क्या है, तो कोयला, कच्चा तेल ये होता है। नवीकरणीय हवा, पानी ये होते हैं, ठीक है ना, इनका ध्यान रखना।
और संसाधन के प्रकार क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पे जैविक और अजैविक दो होते हैं। जैविक में सभी जीवित चीज़ें, अजैविक में जैसे हवा, पानी, प्रकाश, सूर्य का ये आते हैं। समाप्यता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जिनको हम वापस नहीं बना सकते, इनको वापस बना सकते हैं, ठीक है। और स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत होते हैं, किसी आदमी के, सामुदायिक समाज के होते हैं, राष्ट्रीय देश के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया का जिन पे हक होता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हैं आपके, ठीक है। ये आपके पेपर रहने वाला है, इससे बहुत बढ़िया ढंग से आप रिवाइज करिएगा इसको, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो 100% है ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।